I always telling to the students two important philosophies. One is knowledge as a power. The innovation, entrepreneurship, science, technology, research, skilled and successful practices. We name it as knowledge. And conversion of knowledge into wealth is the future. And the second thing which I always insist, that is no one is West, no material is West, no person is West. It is depending upon the appropriate technology and vision that you can convert West into wealth. And these two important philosophies are very much related with your profession. But first of all, which I want to tell you, that you should understand exactly what is to be the way for the success story. The first of all, we need need-based research. What is the need of the people? What is the need of the society? What are the availability of the raw material? Where we need for the export? Which type of material we need for that? On the basis of that, needs-based research is very important. Now I am just giving you the example. आपके हरियाणा में राइस स्ट्रॉ को परली बोलते हैं ना, परली आप पूरा बर्न कर देते हैं और वो परली जो है उससे पोल्यूशन क्रिएट होता है। अभी यही सोनीपत में इंडियन ऑयल ने अपने रिफाइनरी में मैंने उसमें इनिशिएटिव लिया था और वो परली से बायो इथेनॉल बना रहे हैं। अब बायो इथेनॉल से बसेस चलेगी, स्कूटर चलेगी, कार चलेगी 100% और उससे 150 टन बिटुमिन तैयार होगा। तो मैंने इंडियन ऑयल के चेयरमैन को कहा कि तुम जितना बिटुमिन परली से बनाओगे उतना मैं खरीद लूँगा। तो परली ये वेस्ट है, पर परली को 2000 अगर रुपए टन का भाव क्रिएट हो गया तो हरियाणा के किसानों को कितना पैसा मिलेगा। और उससे जो बायो इथेनॉल बनेगा और बिटुमिन बनेगा वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट है। और मैं ट्रांसपोर्ट का मंत्री हूँ और विशेष रूप से मेरी रुचि है कि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव, पोल्यूशन फ्री और इंडिजिनस फ्यूल होनी चाहिए। हम जो कुछ आज प्रॉब्लम फेस करें वो 3 सब्जेक्ट वर्ल्ड के लिए इंपॉर्टेंट बने, फूड, फर्टिलाइजर एंड फ्यूल। और ये तीनों के पीछे वर्ल्ड की इकोनॉमी घूम रही है। We are a rich nation with a poor population. We need to have appropriate technology by which we can convert knowledge into wealth. और ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है इसमें मैं आपके रिलेटेड उदाहरण दूंगा कि सोनीपत और पानीपत में मैं कभी यहाँ आता नहीं हूँ। अभी आज पहली बार मैं ये रोड देखा, मुझे भी काफ़ी तकलीफ हुई, आपको कितनी होती होगी तो मैं महसूस कर रहा हूँ। पर इसके लिए किसान आंदोलन जिन्होंने किया था उनके तरफ से मैं आपकी क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि उन्होंने काम ही बंद करके रखा था। पहले इसका काम एक को मिला था, मैं बहुत बार हैरान था, उसको टर्मिनेट किया, फिर दूसरे को रिप्लेस किया। अब ये मेरे ध्यान में गलती आई। गलती यह आई कि जब एक में 2, 3, 4, 5 मंजिले की बिल्डिंग बन सकती है तो फ्लाईओवर क्यों नहीं बन सकते। तो अब मैंने अपने यहाँ अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में ऐसा फ्लाईओवर बनाया कि नीचे में रोड 8 लेन, ऊपर में 6 लेन फ्लाईओवर और उसके ऊपर में मेट्रो। और मैं चेन्नई में परसों प्रधानमंत्री जी के इसमें हमने बनाया कि नीचे में 8 लेन रोड, ऊपर में 6 लेन फ्लाईओवर, उसके ऊपर में 6 लेन फ्लाईओवर और उसके ऊपर में मेट्रो। अब पुणे में भी हम लोग पुणे अहमदनगर रोड पर शिरूर से वाघोली तक ऐसे ही एलिवेटेड रोड बना रहे हैं। तो मैं जब यहाँ का ट्रैफिक देख के आया तो मुझे अधिकारी कहते थे कि अब हम लोग कटरा टू दिल्ली एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं तो उसका काम काफ़ी ज़ोरों में शुरू है। तो बोले इसका ट्रैफिक कम हो जाएगा, पर मुझे नहीं लगता इतना कम होगा। तो मेरे यहाँ अभी परसों अगले सप्ताह में मीटिंग है पूरी इस रोड की, और मैं उनको कह रहा हूँ क्योंकि ये रोड के बिल्डिंग ब्रिजेस वगैरह आउटडेटेड होगी टेक्नोलॉजी। अब इसको 2nd फ्लोर, 2 फ्लोर, 3 फ्लोर बनाओ ताकि लोग ऊपर के ऊपर निकल जाए। तो मैंने उस समय यमुना में जो गंगा है इसके लिए, गंगा को शुद्ध करने के लिए 40 नदियों को शुद्ध करने के लिए हमने योजना हाथ में ली थी और उसमें मैंने 28,000 करोड़ दिए। उसमें सोनीपत पानीपत प्रोजेक्ट पूरे किए। मेरी कल्पना ये थी कि यहाँ से यमुना को शुद्ध करके उस यहाँ से सोनीपत पानीपत से दिल्ली
दिल्ली से मथुरा, मथुरा से आगरा, आगरा से इटावा और इटावा से इलाहाबाद, प्रयागराज। अब प्रयागराज से वाराणसी मैंने वाटरवेज बना लिया, 3 मीटर का ड्राफ्ट। वाराणसी टू हल्दिया 1350 किलोमीटर मैंने वाटरवेज बना दिया। फिर हल्दिया के बाद बंगाल की खाड़ी है तो वहाँ कोई ड्रेजिंग करने की जरूरत नहीं। फिर ब्रह्मपुत्रा है, ब्रह्मपुत्रा में ड्रेजिंग करा के पूरा कंप्लीट कर दिया। फिर वहाँ से बांग्लादेश के प्रधानमंत्री जी ने मुझे रिक्वेस्ट की तो मैंने घुसकर ब्रह्मपुत्रा से मुंगली करके पोर्ट है बांग्लादेश में, वहाँ तक ड्रेजिंग कर दिया। तो मेरी कल्पना ये थी कि पंजाब हरियाणा का मटेरियल सोनीपत पानीपत में जहाज में बैठेगा और पूरा डायरेक्ट साउथ ईस्ट एशिया, इंडोनेशिया, मलेशिया, चाइना और नॉर्थ ईस्ट को जाएगा। अब मैंने 70% काम पूरा कर दिया और मैंने उस समय एक एम्फीबियस सी प्लेन लाया। जैसे आप डिज़ाइनिंग करते हो, वो एम्फीबियस सी प्लेन ला के उसके नियम बनाए। और मेरी कल्पना ये थी कि आप सोनीपत, पानीपत या दिल्ली में प्लेन पानी पे उतरेगा और यहाँ से डायरेक्ट उड़ते हुए सीधा डायरेक्ट आप कहीं भी जाओगे, इलाहाबाद में, प्रयाग में, वाराणसी में या नॉर्थ ईस्ट में या कोई भी तालाब में, जयपुर के झील में, कोई उदयपुर में जाके भी उतर सकेंगे। जैसे हमारे पास एयरपोर्ट है वैसे रिवर पोर्ट बनेंगे, सी पोर्ट बनेंगे। तो ये लगभग काफ़ी काम हुआ। ये सब नए इनोवेटिव आइडियाज़ हैं और हमारा माइंड सेटअप जो है वो इनोवेटिव आइडिया से भरा हुआ है। और आपको तो इसके लिए पहली बात है कि प्रोडक्ट डिज़ाइनिंग में तो इसको सबसे बड़ी आवश्यकता है। तो मुझे ये इस बात की खुशी है कि आप तो ये हमारे एक्सपोर्ट क्या होता है, हमारा इंपोर्ट क्या होता है, हमारी रिक्वायरमेंट क्या है। अभी परली में इतना गाजीपुर ना जो कचरा है, मैं दिल्ली मेरठ हाईवे बना रहा था, मैंने पूरी कोशिश की ये पूरी टेकड़ी निकाल कर रोड में डाल दी और इसको सेग्रीगेट करना था। तो सेग्रीगेट करने में कारपोरेशन करेगी कि यूडी करेगी, आखिर तंग आके मैंने छोड़ दिया। अभी मैंने देखा कि कुछ काम चल रहा है। अब इतनी बातें हैं कि वेस्ट से पैसा मिल सकता है। मैंने खुद अपने शहर में 7 साल पहले जो गंदा पानी है टॉयलेट का वो बेच दिया। अब आप तजुब करोगे कि मेरे शहर का पानी बेचकर कितना पैसा मिलता है, 300 करोड़। वी आर गेटिंग रिसोर्सेस 300 करोड़ फ्रॉम वेस्ट वाटर और उसको हमने महाराष्ट्र सरकार के पावर डिपार्टमेंट को दे दिया। अब ये सोनीपत और पानीपत में इंडस्ट्री को पानी लगता है, योजना मैंने बनाई पर वो पानी मुझे मालूम नहीं अब कोई बेचता है कि नहीं बेचता है। पर इसमें आगे जाकर मथुरा में मैंने एक प्रोजेक्ट किया। मथुरा में ऑयल रिफाइनरी थी। यही इनोवेटिव अप्रोच का फ़ायदा कैसे होता है। तो पहली बार मुझे कोई हंसे रहे थे कि होगा कैसे। तो प्रोजेक्ट ये किया कि 80 mld जो स्लश था मथुरा का वो रिसाइकलिंग किया और इंडियन ऑयल जो इरिगेशन से पानी लेता था उनको बुलाकर मैंने कहा कि तुम ये पानी लो। और उसके बजाय त्रिवेणी इंजीनियरिंग कंपनी को अवार्ड हुआ 40% फ्रॉम गवर्नमेंट एज ए इक्विटी, एज ए ग्रांट एंड 60% फ्रॉम द एंटरप्रेन्योर। तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग करके कंपनी ने प्रोजेक्ट लिया, पूरा हो गया और 80 mld स्लस से उन्होंने अच्छा पानी निकालकर इंडियन ऑयल को दिया और 20 करोड़ रुपए इंडियन ऑयल उसके दे रहे हैं और उस पर प्रोजेक्ट वायबल हो गया। तो मथुरा भी साफ हो गई। तो इसी प्रकार से जो अनेक प्रकार की जो इनोवेशन है उसमें देश की ज़रूरत क्या है। अभी आपका बाम्बू का मैंने देखा, वो संजीव करपे करके जो कोकण में काम करते हैं, मैं भी उनके साथ काफ़ी काम करता हूँ। अभी हमने क्रैश बैरियर तैयार किया। ये जो रोड बनते हैं ना, ये लोहे के लगे हुए हैं। तो अभी कल ही मुझे फाइनल रिपोर्ट मिला इंदौर के इंस्टीट्यूट से कि बाम्बू को यूज़ करके हमने क्रैश बैरियर बनाए, वो अप्रूव हो गए। उन्होंने सब परीक्षाएं पास कर दी। अब बाम्बू ये ऐसा है कि हमारे एक भीमा बाम्बू है कर्नाटक में, वो 1 एकड़ में 2 साल के बाद 200 टन होता है और वो 3000 रुपये भी टन में बेचा तो 6 लाख रुपए हो गए और वो वेस्टलैंड में लग सकता है। बाम्बू से बायो इथेनॉल बनता है, बाम्बू से कपड़ा बनता है, बाम्बू से अचार बनता है। तो आप बाम्बू पे जितना काम करोगे उससे रूरल एग्रीकल्चर इकोनॉमी को फ़ायदा होगा। इसलिए जो रिसर्च, जो इनोवेशन एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, जो इनोवेशन रिसर्च वेल्थ क्रिएट करेगा,
जो इनोवेशन डिज़ाइंस देश के एक्सपोर्ट को बढ़ाएंगे उसका उपयोग है, और इसमें यूज़ ऑफ वेस्ट मटेरियल को आपने करना चाहिए। अभी जैसे आपका हॉल बना है, ये जो दो पियर से ब्रिज बनते हैं, तो ये दो ब्रिज के बीच में अभी हमारे यहाँ जो मेट्रो बनती है, ब्रिज बनती है, इसका डिस्टेंस 30 मीटर होता है। तो मेरे पढ़ने में आया कि मलेशिया और सिंगापुर में एक टेक्नोलॉजी निकली है कि उन्होंने बीच के पियर निकाल दिए, और टेक्नोलॉजी ये आई कि इसके बीच का जो बीम बना वो प्रीकास्ट हुआ स्टील फाइबर में। वो लाकर मैंने आईआईटी और कमेटी भेजी, सब आया, अभी उसको फाइनल किया। आपको ताज्जुब होगा, आप कभी आसाम में गए होंगे, एक माजुली आइलैंड है ब्रह्मपुत्रा में, तो वहाँ मुख्यमंत्री सोनवाल थे, उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी थी, मैं वहाँ गया था प्रचार के लिए। उनने कहा यहाँ ब्रिज जाहिर कर दो, तो ब्रह्मपुत्रा है ना समुद्र जैसा ही है। तो मैं डर गया, मैंने बोला इतना बड़ा ब्रिज नहीं हो पाएगा। बोले मैं तो आप जिम्मेदार हो। तो फिर मैं आपने मुझे बुलाया पार्टी में और मैं मुख्यमंत्री बनाया, और आप अगर ये नहीं करोगे तो क्या होगा। तो मैंने डिक्लेयर कर दिया। दिल्ली में अधिकारी ने कहा कि 6000 करोड़ का है। तो फिर मैं सोचा क्या करूँ, मैंने टेक्नोलॉजी लाई, फिर उसका टेंडर निकला।